Hello. Today we are discussing about Indian polity. It's me, IS Monk. So today we are dealing about Indian polity. This is the part of General Science paper 2 which comes under the mains section. It covers 250 marks and the nature of the subject is very simple that it 40% static and 60% dynamic. The referred book for Indian polity is M. Lakshmikant. And there is a golden rule for solving the Indian polity paper that reading newspaper will help you to increase your political knowledge. Now, what are the prerequisites that are required for the political science? That you must have a habit of reading newspaper. जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर, अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि कौन सा न्यूज़पेपर देखें, इंडियन एक्सप्रेस है, नवभारत है, दैनिक भास्कर है और कौन से लैंग्वेज में यूज़ करें। मेरे हिसाब से तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो अनबायस्ड न्यूज़पेपर होता है और प्रीलिम्स में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहते हैं, हिंदी में भी रहते हैं, बट मैं रिफ़र करूँगा कि आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए क्योंकि आगे भी आप जो भी सॉल्व करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही डील करना पड़ेगा। तो आप द हिंदू ही यूज़ करें और उसमें से अपने डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। और मेरा और एक सजेशन है कि आप एक एल शेप फोल्डर लीजिए और उसमें अपने डे वाइज स्केड्यूल्ड नोट्स को अरेंज करिए। सेकेंड वन इज स्टार्ट योर फाउंडेशन फ्रॉम एनसीईआरटीज और स्पेशली आप 9 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को ही फोकस करें क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज रहती है, एकदम स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में उसे समझाया भी गया है। Now the next part is the most recommended book for the Indian polity section is M. Lakshmikant, which is entitled as Indian Polity. और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो उधर लिखा भी है that Indian Polity for Civil Service and Other State Examination. सो ये एक ऐसी बुक है जो सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए ही यूज़ होती है। आप इस बुक का यूज़ कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम एक्चुअली चालू करेंगे कि हमारा आज का वीडियो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि पता है कि हमारा इंडिया का हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री हम बोलते हैं, वो ब्रिटिश इंडिया से ही चालू हुआ था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। दिस इज द फर्स्ट एवर पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की भी बुक देखते हो तो उसमें भी सेम दिया है। नाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter guaranteed by Queen Elizabeth I. आपको तो ये पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया के ऊपर लगभग 150 साल से भी ज़्यादा रूल किया था। इसी के कारण हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। Now, in 1765, the Britishers got Diwani for Bengal, Bihar and Orissa provinces. That is, rights over revenue and civil justices. After that, the Constituent Assembly formed in 1946 under the chairmanship of Dr. Baba Sahib Ambedkar. Dr. Baba Sahib Ambedkar is also known as a modern Manu. The Constitution of India came into being on 26 January 1950. मैं जितने भी ये स्लाइड्स में बुलेट पॉइंट्स डाल रहा हूँ ये ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है भी नहीं एम लक्ष्मीकांत की बुक में, बुक के पहले चैप्टर में। तो मैं आपको बुलेटिन्स निकाल के दूंगा और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर यही नोट्स यूज़ करते हो तो आपका इंडियन पॉलिटी पार्ट का सेक्शन कवर हो जाएगा। नाउ टू मेजर रूल्स इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो ब्रिटिश रूल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज कंपनी रूल
एंड द सेकेंड वन इज क्राउन रूल। अब कंपनी रूल के बारे में और क्राउन रूल के बारे में हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे, बट आपको ये बता देता हूँ कंपनी रूल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रूल किया गया था इंडिया, दैट पार्ट इज नोन एज द कंपनी रूल, एंड द पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज रूल बाय द क्वीन इज नोन एज द क्राउन रूल। अभी हम एकदम डिटेल में जानेंगे कि कंपनी रूल क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या था एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दैट कंपनी रूल और उसमें क्या क्या इंक्लूड था, ये सभी हम देखेंगे ये वाली स्लाइड में। सो बेसिकली द कंपनी रूल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1773 to 1858. Now if we see the first act, that is the Regulating Act, this act was of great constitutional importance. अब मैं ये बोलूँगा कि ये इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, तो आइए हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मेन फीचर्स थे। The first step of British government to control and regulate the affairs of East India Company। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे जैसे टेबुलर फॉर्म में अगर या ऐसे इवेंट्स आप सिंक्रोनाइज करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप कभी भी कोई भी पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल इवेंट नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स थे। Under this act, political and administration function recognized and laid down the foundation of central administration। आपको ये बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ऐसा एक्ट था जिसके कारण ही हमारा इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चालू हुआ था, और इसी एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस भी मिल गए थे। इससे पहले हमारे इंडिया के ऊपर मुगल्स का राज था। And the second one is Amending Act of 1781. This act was also known as the Act of Settlement. In a bid to rectify the defects for the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, which is also known as the Act of Settlement. और इस अमेंडिंग एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी इंस्टॉलेशन हुआ था। एंड सबसे मेजर और मेन बात ये थी कि इसमें कम्युनियल इलेक्टोरेट का बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसे कि हिंदू लॉ फॉर हिंदू ट्रायल एंड मोहम्मदियन लॉ फॉर मुस्लिम ट्रायल, एंड ऑल्सो द अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट वेयर provided to the Governor General in Council, not to the Supreme Court. Now, the 1784 of Pitt's Act. The feature of this act were as follow. It distinguished between the commercial and political function of the company. It allowed the court of directors to manage the commercial affairs, but created a new body called Board of Control to manage the political affairs. Thus, it established a system of double government. It empowered the Board of Control to supervise and direct all operations of the civil and military government of revenues of the British possessions in India. Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India, and second, the British government was given the supreme control over company's affairs and its administration in India. Next, Act of 1793, which is also known as the Charter Act. The feature of this act were as follow. It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies. अभी हम सेकेंड पॉइंट भी देखेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो आप ध्यान से सुनिएगा भी। That it gave the governor general more powers and controls over the governments of subordinate presidencies of Bombay and Madras. It extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years. It provided that Commander-in-Chief was not to be a member of the Governor-General's Council unless it was appointed. It laid down the members of the Board of Control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues.
और एक मेजर बात ये थी कि जो भी ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ और ब्रिटिश के साथ हुई थी वो हर बार +20 ईयर्स के लिए हुई थी। जैसे कि अगर आप सामने के चार्टर एक्ट्स देखते हो तो अगर आप +20 करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर 20 साल के बाद उनकी मोनोपोली चेंज होती गई और उसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट भी होने लगे। अगर हम चार्टर एक्ट 1813 के बारे में देखेंगे तो जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे वो इसी विचारधारा के साथ आए थे कि भारत का कुछ उद्धार हो जाए, भारत में कुछ एनलाइटमेंट हो जाए, भारत का कुछ डेवलपमेंट हो जाए। और उस डेवलपमेंट के अंदर वो भारत यानी इंडियन को एक्सप्लॉइट करते थे इन रिगार्ड्स टू एवरी ग्राउंड सच एज सेक्स, रिलीजन, इकोनॉमी, मनी। हर एक टर्मिनोलॉजी का इन लोगों ने इतना एक्सप्लॉइटेशन किया था। और एक अच्छी बात भी हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड हुआ था क्योंकि उनको ऑफिसर्स की गरज थी, इसलिए उन लोगों ने अपने लैंग्वेज में, अपने तौर तरीके से, अपने ही पैटर्न में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था। ये हमारे लिए डेवलपमेंट की भी बात है और हमारे लिए एक यानी असुविधा की भी बात है। अगर हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप इस लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे हमें इन सब के बारे में इतना ध्यान में रखने की गरज नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ हमको सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमको कोई भी चीज़ में पीएचडी नहीं करना है। मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ में पीएचडी नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो जो एग्ज़ाम के लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में स्टार्ट हुआ था। जैसे कि सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Now, if we talk about Charter Act of 1853, this was the last of the series of Charter Act passed by the British Parliament between 1793 to 1853. It was a significant constitutional landmark. और एक बात है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन सेपरेट हो गए थे। और आप जिस इंडियन सिविल सर्विस की बात कर रहे हो वो मैकली कमेटी के अंदर 1854 में बनी थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस चार्टर एक्ट 1853 के अंदर इंडियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया था। सॉरी दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो तो मुझे फ्लो में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं होप करता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू, भले ही मेरी वॉइस अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि आप मेरे नोट्स के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होंगी। सो वी विल प्रोसीड फॉर द क्राउन रूल। ये बेसिकली क्राउन रूल 3 मेजर एक्ट के अंदर ही ख़त्म हो गया था, बट ये 3 मेजर एक्ट के कारण ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। तो आइए देखते हैं कि कैसे चालू हुआ था द क्राउन रूल। सो द फर्स्ट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको 1857 के बारे में तो पता ही होगा कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 में स्टार्ट हुआ था। और अगर आपको मंगल पांडे जी के बारे में बताऊंगा तो आपको 1857 के बारे में पता ही होगा। और कमेंट में ये भी बताना कि 1857 में और क्या हुआ था। एक्ट इनैक्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटिनिटी। सिपॉय म्यूटिनिटी यानी ही इंडियन स्ट्रगल है दोस्तों। और एक मज़े की बात है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स थे वो ब्रिटिश क्राउन को हैंड ओवर कर दिए गए थे और गवर्नर जनरल के पावर्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया को। और एक जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों, द लॉर्ड कैनिंग thus became the first viceroy of India and double government system abolished। जैसे कि हम लोगों ने कंपनी रूल में देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड गवर्नर जनरल का 2 गवर्नमेंट यानी डबल सिस्टम था गवर्नमेंट का, तो वो इस नए वाले ग्राउंड रूल में एबॉलिश हो गया था यानी ख़त्म हो गया था। तो सेकंड एक्ट के बारे में देखेंगे, ICA यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यानी 3 बार इसको चेंज किया गया। सबसे पहले 1861 में एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस।
ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया था लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे थे, कुछ इंडियंस के लॉ ब्रिटिशर्स को मालूम नहीं थे, तो इन सभी का एक स्पेसिंग बन गया था। तो उसी स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसी के लिए ही उन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट किया था। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ICA 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दे दी गई थी कि वो बजट को भी डिस्कस कर सके, यानी जो भी नई स्कीम्स है या जो भी नई चीज़ें हैं उसको यानी फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए या और बजट डिस्कस करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ये पावर दे दी गई थी। नाउ द मेजर पार्ट इज 1809 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ा दिया गया था, इंडियंस को इन्वॉल्व कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में। और जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों, द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was known as the first Indian to be introduced in the Indians section in the Executive Council of Viceroy। और एक मेजर बात ये थी कि लॉर्ड मिंटो ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चालू कर दिया था, यानी separate electorate for each and every religion, that is Muslim will vote Muslim, Sikhs will vote Sikhs, Hindus will vote Hindus, and minorities or majorities will vote their sections। और ये एकदम ध्यान में रखने की लायक बात है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 अगस्त 20 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा था कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो इसी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सैंक्शन हुआ था और ये प्रैक्टिकली 1921 में इन्फोर्स किया गया था, जो क्योंकि उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है और हर एक स्टेट का हर एक अपना प्रोविंस है और उस प्रोविंस के हिसाब से उन लोगों को गवर्नमेंट बनानी थी, तो इसलिए उनको टाइम लग गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोस्तों ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था मोंटेगू-चेम्सफोर्ड के बारे में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिए। एंड ऑल्सो इट रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आप सभी को तो ये पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडिया में बहुत सी चीज़ें घट चुकी थी, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। ऑन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश PM, that is British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by 30 June 1948 and then power would be transferred to respective Indian hands। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को बोला था, यानी इंडियंस के जो भी रिस्पेक्टिव हेड्स है उन लोगों को बोला था कि अगर आप यानी जो इंडियंस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोगों का साथ देते हैं, ब्रिटिश लोगों के लिए लड़ते हैं, तो वो इंडिया को फ्री कर देंगे, यानी इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। और इसी के अंडर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भी ये डिक्लेरेशन दिया था। आपको तो ये पता ही होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन के कारण ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, लेकिन वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। Partition of the country carried out under Viceroy of India, Lord Mountbatten, under June 3, 1947, also known as the Mountbatten Plan. Now, ये तो बहुत ही यानी जनरल नॉलेज की चीज़ है that India got independence on 15th of August 1947 and no British act was passed after it। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेपरेट हुए थे, और जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे उस मोमेंट को ही माउंटबेटन प्लान बोला गया है। और इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन के पीछे जिन्ना सर, यानी बोल सकते कि जिन्ना सर ही उसके लिए बैकग्राउंड में यानी रिस्पॉन्सिबल थे।
Second point, princely states were given freedom to join either any dominion or remain independent. Or Lord Mountbatten was the first Governor General of New Dominion of India, and our beloved Prime Minister Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. If you like the video, please like, comment and subscribe.